तो चिल्ड्रन वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 9th क्लास की हिंदी की बुक स्पर्श के गद्य खंड से लिया गया छठा चैप्टर कीचड़ का काव्य। ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है काका कालेलकर जी के द्वारा। तो हम इस चैप्टर का करेंगे सारांश। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो हम पहले जान लेते हैं कि जो काका कालेलकर जी थे वो कौन थे, कब पैदा हुए। तो इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के सतारा नगर में सन 1885 में, और इनकी जो मातृभाषा थी वो थी मराठी, लेकिन इनको गुजराती, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। तो गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार में जुड़ने के बाद जो काका जी थे वो हिंदी लेखन करने लगे, और आज़ादी के बाद काका जी ज़िंदगी भर गांधी जी के विचार जो थे और उनका साहित्य था उसके प्रचार प्रसार में लगे रहे। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं हिमालयन प्रवास, लोकमाता, स्मरण यात्रा, धर्मोदय और जीवनो आनंद और आवरण बार। तो ये था इनका परिचय। आइए देखते हैं कि अब इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है। ये जो पाठ है वो काका कालेलकर जी का एक ललित निबंध है, और इसमें लेखक ने कीचड़ का महत्व दर्शाया है। तो लेखक के अनुसार इसे तुच्छ कहकर, जो कीचड़ है इसको तुच्छ कहकर इसको उपेक्षित नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन में कीचड़ का बहुत अधिक महत्व है। तो लेखक ने कहा, लेखक जो है वो बताते हैं कि प्रातःकाल का दृश्य है और उस समय पूर्व दिशा तो कुछ विशेष आकर्षक नहीं थी। तो जो पूर्व दिशा थी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही थी, आकर्षक नहीं लग रही थी, पर उत्तर में रंग की सारी जो शोभा थी वो जमी हुई थी। तो इस दिशा में लाल रंग जो था वो कमाल कर रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। परंतु ये सौंदर्य जो था वो कुछ समय के लिए था। फिर देखते देखते वह बादल जो था वो सफ़ेद रंग का हो गया और दिन का जो क्रम है वो आरंभ हो गया, दिन निकल आया। तो जो लेखक हैं वो बताते हैं कि हम आकाश, पृथ्वी, तालाबों का तो खूब वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कोई नहीं करता। कीचड़ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हम अपनी कविताओं में, निबंधों में जो आकाश है, पृथ्वी है, तालाब है, चाँद है, सितारे हैं, इन सबको तो खूब अच्छे से बताते हैं कि क्या है, इनका अच्छे से वर्णन करते हैं, इनकी उपमाएँ देते हैं, पर कीचड़ का कोई भी वर्णन नहीं करता। तो कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि कीचड़ से क्या होता है, हमारा शरीर गंदा हो जाता है, कपड़े मैले हो जाते हैं। तो कीचड़ के लिए किसी के दिल में कोई सहानुभूति नहीं होती, हर कोई कीचड़ से बचना चाहता है, क्योंकि हमको यही लगता है कि अगर हम कीचड़ के पास जाएंगे, कीचड़ में पैर डालेंगे तो हमारे पैर गंदे हो जाएंगे, कपड़े मैले हो जाएंगे, शरीर गंदा हो जाएगा। लेकिन अगर हम निष्पक्ष भाव से सोचें तो हमें पता चलेगा कि कीचड़ में भी काफ़ी सौंदर्य होता है। तो लेखक इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि जो कीचड़ है उसका रंग बहुत सुंदर होता है। तो हमने देखा होगा कि कई जगह हम जो कीचड़ का कलर होता है वही प्रयोग करते हैं। तो हम पुस्तकों पर गत्तों का रंग, घरों की दीवारों का रंग और कीमती जो कपड़े होते हैं उनका रंग कीचड़ जैसा ही पसंद करते हैं। इसके अलावा जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारा जो ब्लैक बोर्ड होता है वो भी कैसा होता है, ब्लैक होता है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी भर की जो पढ़ाई है वो उसी पे करते हैं और बहुत महान व्यक्ति बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो कीचड़ का रंग है वो कोई इस्तेमाल ना करता हो। तो कीचड़ का जो रंग होता है वो हर कोई इस्तेमाल करता है। तो कलाविज्ञों को भी भट्टी में पकाए मिट्टी के बर्तनों के लिए जो ये रंग होता है वो पसंद आता है, और फ़ोटो में भी इस रंग की झलक अच्छी लगती है। हम कोई फ़ोटो बनाते हैं और ये रंग डाल देते हैं ब्लैक, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, फ़ोटो भी और ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। हम आउटलाइन होती है वो भी ब्लैक कलर की करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम कीचड़ से इतनी नफ़रत करते हैं। तो पर पता नहीं, जो लेखक हैं वो कहते हैं पर पता नहीं क्या कारण है कि कीचड़ का नाम लेते ही लोगों का मूड ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो नदी के किनारे क्या होता है, जब कीचड़ सूख जाता है तब उसके टुकड़े हो जाते हैं। जब कीचड़ काफ़ी सूख जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तब ये ऐसा लगता है जैसे कि ये सुखाए हुए खोपरे हों, नारियल हों। तो नदी के किनारे की कीचड़ का जो दृश्य है, नदी के किनारे का जो दृश्य होता है कीचड़ वाला, वो कम सुंदर नहीं लगता, मतलब बहुत अधिक सुंदर लगता है।
और कीचड़ का जो पृष्ठभाग होता है कुछ सूख जाता है तो उस पर क्या होता है, बगुले चलते हैं। तो जो बगुले होते हैं उनके तीखे नाखून होते हैं आगे के, और अंगूठा जो होता है वो पीछे होता है। तो आगे उनके नाखून होते हैं और जो पीछे का हिस्सा होता है उस पर अंगूठा होता है। तो उनके पैरों के निशान जो होते हैं उस पर बन जाते हैं। तो उनके पैरों के निशान का सहारा लेकर हम कहीं भी जा सकते हैं। तो जब कीचड़ ज़्यादा सूख जाता है तब ज़मीन क्या होता है, ठोस हो जाती है काफ़ी। तो उस समय गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरे उस पर अपने पैरों के निशान बनाते हैं। पाड़े मतलब भैंस के जो नर बच्चे होते हैं, एक मादा बच्चे होते हैं, एक नर बच्चे होते हैं। जो नर बच्चे होते हैं भैंस के उनको कहते हैं पाड़े। तो जब ये ज़मीन ठोस हो जाती है तो उस पर क्या होता है, गाय, बैल, पाड़े, भैंस, बकरे, भेड़ उस पर अपने पैरों के निशान बनाते हैं। तो उस समय उनकी जो शोभा होती है वो देखते ही बनती है। उस समय उसकी जो शोभा होती है कीचड़ की वो देखते ही बनती है। और जो भैंसे होते हैं और पाड़े होते हैं जब लड़ते हैं आपस में तो उनके पैरों और सींगों के चिन्ह भी भारतीय युद्ध कला का दृश्य याद दिलाते हैं। उनको देखकर भी हमें लगता है कि पहले ज़माने में किस तरह से युद्ध होते होंगे। तो कीचड़ को देखने के लिए गंगा किनारे या सिंधु किनारे हमें जाना चाहिए। अगर हमें कीचड़ देखनी है तो हमें गंगा किनारे जाना चाहिए, तो वहाँ पर हमको कीचड़ दिखाई दे जाएगी, या सिंधु किनारे जाना चाहिए। लेकिन अगर इससे भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती, हमें और ज़्यादा कीचड़ देखनी है, तो हमें सीधे कहाँ जाना चाहिए, खंभात तक जाना चाहिए, खंभात तक पहुँचना चाहिए। तो वहाँ मही नदी के मुँह के आगे जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक हमें कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देती है। तो ये इतनी अधिक होती है कि इसमें पहाड़ के पहाड़ गायब हो जाते हैं। यदि मनुष्य के ध्यान में ये बात रहती कि वह जो अन्न खाता है, जो वह अन्न खाता है वो कहाँ से आता है, इस कीचड़ में ही उत्पन्न होता है। लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है कि वो जो अन्न खाता है वो उसे कीचड़ में ही मिलता है, कीचड़ से ही उत्पन्न होता है। तो वह कभी कीचड़ की उपेक्षा नहीं करता। अगर उसको ये पता चल जाता है कि वो जो अन्न खाता है वो कीचड़ में ही उत्पन्न होता है तो वो कीचड़ की कभी उपेक्षा नहीं करता, इतनी हे दृष्टि से नहीं देखता। तो हम पंख अर्थात कीचड़ से तो घृणा करते हैं, पंख कहते हैं कीचड़, तो हम कीचड़ से तो घृणा करते हैं, लेकिन हम कहते हैं पंकज, तो हम कहते हैं कमल। लेकिन कमल का नाम सुनते ही हमारा मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है। लेकिन कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है। तो हम कीचड़ से तो नफ़रत करते हैं लेकिन कमल से नफ़रत नहीं करते। कमल हमें बहुत अच्छा लगता है, कमल का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तरह तरह की उपमाएं देते हैं कि उसका मुख तो कमल के समान है। तो कवियों की चित्त के बारे में भी कुछ कहना कठिन है, क्योंकि उनके पास हर बात के लिए तर्क होता है। तो वो कहते हैं कि पंकज अच्छा लगता है मतलब कमल अच्छा लगता है, इसका मतलब यह तो नहीं कि हमें पंख अच्छा लगे मतलब कीचड़ अच्छा लगे। तो वो कहते हैं हम वासुदेव की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हम वसुदेव की पूजा नहीं करते। मतलब जो कृष्ण भगवान है उनको तो हम पूजते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को पैदा करने वाले जो उनके पिता है उनको तो नहीं पूजते। तो हीरो को तो हम बहुमूल्य मानते हैं, लेकिन हीरे कहाँ मिलते हैं, कोयले की खदान में। लेकिन हम कोयला जो होता है उसको कोई महत्व तो नहीं देते। तो हीरे का हम तो बहुत ज़्यादा मूल्य चुका देते हैं, पर कोयला या पत्थर का अधिक मूल्य नहीं देते। भले ही दोनों हीरा और कोयला कार्बन के ही रूप हैं। तो मोती को तो हम गले में बांध कर घूमते हैं, पर उसकी जो माँ है मतलब जो सीपी है, मोती कहाँ से मिलता है, सीपी के अंदर से मिलता है। तो हम सीपी को तो बांध के नहीं घूमते। तो जो कवि है, अगर हम किसी कवि से ये कहते हैं भाई तुम कमल की तो इतनी अच्छी तारीफ़ करते हो, लेकिन कमल पैदा होता है कीचड़ में, लेकिन कीचड़ के बारे में तुम कुछ नहीं बताते, तो वो इस तरह के तर्क देते हैं। तो लेखक का कहना यही है कि अगर हम किसी से कहते हैं तो वो तरह तरह के तर्क देते हैं कि एक अच्छी वस्तु से संबंधित अन्य चीज़ों को सम्मान मिलना आवश्यक नहीं है। जैसे कमल अच्छा होता है, लेकिन कमल से संबंधित क्या है, कीचड़, तो कीचड़ को भी सम्मान दें, ये बहुत अधिक आवश्यक नहीं होता। जैसे हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को पैदा करने वाले कौन थे, वासुदेव, तो हम उनकी तो पूजा नहीं करते। तो एक अच्छी वस्तु से संबंधित अन्य चीज़ों को सम्मान मिलना आवश्यक नहीं है। इसलिए लेखक कवियों से इस विषय पर कोई चर्चा ना करना ही बेहतर समझते हैं। तो वो सोचते हैं कि इस विषय पर जो कवि हैं और कवि हैं उनसे चर्चा ना ही की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो इस तरह के तर्क देकर हमारा मुंह बंद करवा सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति नहीं होती, क्योंकि लोग जो होते हैं केवल ऊपरी शोभा को ही देखते हैं, वे स्थिरता के साथ विचार नहीं करते। लोग कीचड़ को गंदा मानते हैं, उनको लगता है कि कीचड़ से उनका शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले होते हैं। किसी को भी अपने शरीर पर कीचड़ उछालना अच्छा नहीं लगता। यही वजह है कि किसी को भी कीचड़ से सहानुभूति नहीं होती है। तो लेखक का यहाँ पर यही कहना है कि मनुष्य को यह भान नहीं होता, यह आभास नहीं होता कि वह जो अन्न खाता है वह अन्न कीचड़ से उत्पन्न होता है। तो यह पता लगने पर वह शायद कीचड़ का तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि कीचड़ में ही सभी प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है, हम कीचड़ का तिरस्कार करते हैं। तो लेखक का यहाँ पर यही कहना है कि हमें कीचड़ को असुंदर कहने की अपेक्षा उसमें सौंदर्य के दर्शन करने चाहिए। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।